गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था गति के नियम, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को मालूम है। अब उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स का पुनरावर्तन लेने वाले हैं। ठीक है, पुनरावर्तन इन द सेंस रिवीजन करने वाला कुछ टॉपिक का। तो आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था गति के नियम, उसमें से न्यूटन का गति संबंधित तीसरा नियम और संवेग की अविनाशी नियम, ये दोनों टॉपिक का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। आप लोगों को आज क्लास ध्यान पूर्वक सुनना है और सुनने के बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आप क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बस इसका आज एक प्रकार से रिवीजन है। जो कुछ आप लोगों के मन में शंका होगी वो रिवीजन के बाद दूर हो जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों देखो, न्यूटन का जो गति संबंधित है वो पूरा नियम आधारित है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल पर ही आधारित है। इसमें आज हम लोग जो न्यूटन संबंधी गति तीसरे नियम की बात करने वाले हैं, में हम लोग सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल कैसे कार्यरत करती है, और इसको समझने के लिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल को समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरणों की सहायता लेंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल और न्यूटन का तीसरा नियम समझेंगे। जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये एक प्रकार ये तोप है। ये जो पुराने जमाने में इस प्रकार से तोप हुआ करता था, ये आप लोगों को एक वीडियो है।
हेलो। हेलो नेहा मिस। हेलो। हेलो मिस। हेलो मिस। हेलो मिस। हाँ मिस, अभी अनम्यूट है आपका माइक। पढ़ाना स्टार्ट करिए मिस। ओके, तो सर स्टार्ट से कर, कब से पहले से म्यूट था क्या? हेलो। हेलो। 2-3 मिनट हुआ रहेगा मिस, म्यूट है। अच्छा अच्छा, ओके, अभी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ मिस, आ रही है अभी आवाज। ओके। तो जैसा हम लोग नाव चलाते हैं, नाव चलाते वक्त नाविक जो होता है वो क्या करता है, चप्पू के माध्यम से नाव पर एक प्रकार से ये बल लगाता है। एक प्रकार से वो क्या करता है, नाव पर पीछे की तरफ ढकेलता है और क्या बल लगाता है। तो पानी भी क्या करती है, पानी भी प्रतिक्रिया बल लगाती है, लेकिन वो आगे की तरफ विपरीत दिशा में लगाती है, जिससे क्या होता है, नाव आगे की तरफ चलता है। वैसे ही तैरते वक्त भी हम लोग देखते हैं, तैरते वक्त आप लोगों ने स्विमिंग की होगी, तो स्विमिंग करते वक्त क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथ को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, और पीछे की तरफ ढकेलने की वजह से पानी भी क्या करती है, हम पर एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हम आगे की तरफ स्विमिंग कर पाते हैं। सर आवाज आ रही है ना? हेलो। हेलो नेहा मिस। आवाज आ हेलो। रही है ना सर? हाँ हाँ मिस, हाँ, माइक आवाज म्यूट आ हो रही है गया था ना? फिर से आपका। अच्छा अच्छा। अभी आ रही है आवाज वीडियो आपकी। ऑन, वीडियो ऑन करने पर म्यूट हो जा रहा है क्या? शायद मे भी वैसे ही हो रहा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, चलेगा, फिर मैं वीडियो ऑन नहीं करती हूँ, उसके है। हाँ चित्र से ही ठीक है समझा ठीक देती हूँ। है। ओके, ओके चलेगा। ओके। हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग वो काम करते हैं, लाइक वॉकिंग या चलना। आप सभी चलते हैं या वॉक करते हैं, तो जब हम लोग वॉक करते हैं या चलते हैं, उस वक्त कैसे क्रिया या प्रतिक्रिया बल कार्यरत होती है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है? जब हम लोग वॉक करते हैं, हम्म, नेहा मिस, फिर से माइक म्यूट हो गया है आपका। हेलो मिस। हेलो। हेलो मिस। हेलो।
मिस माइक म्यूट है आपका। हेलो, हाँ मिस, अब आवाज आ रहा है। माइक म्यूट हो गया था मिस फिर से आपका। आवाज आ रहा है क्या सर? जी हाँ मिस, आ रहा है। आवाज माइक, कट हो जा रहा है, मुझे लग रहा है वीडियो की आवाज की वजह से वो आवाज मेरा कट हो जा रहा है। हाँ, और माइक भी तो म्यूट हो बच्चों गया था देखो, आपका। अभी हम लोग जब चलते हैं, चलते वक्त हेलो मिस, फिर से माइक म्यूट हो गया है आपका। हेलो मिस, माइक म्यूट है मिस आपका। हेलो, हेलो मिस, माइक म्यूट है आपका मिस। हेलो मिस, मिस माइक म्यूट है आपका। प्लीज। हाँ मिस। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, आप लोग कभी जैसे नाव से कहीं घूमने वगैरह गए हैं या नाव से ट्रैवल किया? जैसे अभी मैंने एक नाव का एग्जांपल बताया, जिसमें हम लोग मैंने ये बताया कि नाव में जब हम लोग चलते हैं तो नाव कैसे आगे की तरफ चलती है पानी में। जैसे नाव का जो चप्पू होता है वो पानी पर बल लगाता है, जो पानी होती है वो क्या करती है, फिर पानी भी विपरीत प्रतिक्रिया करती है। इस वजह से हम लोग क्या होते हैं, नाव में जो पानी में जो होती है नाव चलती है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल और देखें नाव की, जो नाव होती है, जब हम लोग किसी सतह के पास पहुंचते हैं तो हम लोग नाव से उतरते कैसे हैं? उतरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाव पर एक बल लगाते हैं। ठीक है, नाव पर हम लोग बल लगाते हैं और नाव भी हम पर क्या प्रतिक्रिया बल लगाती है। हम लोग नाव पर क्रिया बल लगाते हैं, नाव भी हम पर क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग आगे तट की तरफ उतर जाते हैं और नाव जो होती है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी सरकती है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, अगर आप कहीं घूमने गए होंगे या नाव से कभी ट्रैवल किया होगा, उतरते वक्त आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग तट पर उतरते हैं नाव थोड़ी पीछे की तरफ सरकती है। ये इसीलिए सरकती है क्योंकि नाव पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो नाव भी क्या करती है, हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो क्रिया बल लगाने के कारण हम लोग, प्रतिक्रिया बल लगाने के कारण आगे की तरफ जाते हैं और नाव जो होती है वो पीछे की तरफ आती है। एक और एग्जांपल देखेंगे बंदूक का। बंदूक आप लोगों ने बहुत बार दिवाली में भी आप लोगों ने यूज किया होगा, दिवाली के पटाखे वगैरह जलाते वक्त। बंदूक में क्या होता है, बंदूक में जब हम लोग गोली भरते हैं और बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोली पर क्रिया बल लगाते हैं। उस क्रिया बल के कारण गोली क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। जब हम लोग गोली पर ये क्रिया बल लगाते हैं तो गोली गोली क्या करती है, बंदूक पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो जिससे क्या होता है, बंदूक जो होता है वो पीछे की तरफ आता है। और बंदूक का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये खासकर हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वो गोली जिस तेज से जाती है उतनी ही तेज से बंदूक भी पीछे आता है। अगर ये वाला हिस्सा मजबूत नहीं होगा तो बंदूक हमारे हाथ में
फट सकती है। बहुत बार आप लोगों ने ये न्यूज में भी सुना होगा कि बंदूक हाथ में फट गई, या तो ये जो इस जगह जो हिस्सा बनाया जाता है बंदूक का, वो काफी स्ट्रांग या मजबूत बनाया जाता है ताकि हाथ में बंदूक फटे ना ही और ऐसी किसी प्रकार की कोई ना हो। रॉकेट का एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पढ़ा था। रॉकेट होते हैं जो बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने दिवाली में भी रॉकेट जलाते हैं, बॉटल में रॉकेट लगाकर, वो भी एक प्रकार से आप लोग रॉकेट जलाते हैं, उस प्रतिक्रिया बल ही कार्य करता है। और बहुत बड़े बड़े जो रॉकेट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उन पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल ही कार्य करता है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे ईंधन के माध्यम से, यहाँ पे बहुत सारे ईंधन के माध्यम से जमीन पर बल लगाया जाता है। तो जब जमीन पर बल लगाया जाता है तो जमीन भी क्या करती है, ऊपर रॉकेट के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है, और जिसके कारण रॉकेट जो होता है ऊपर चला जाता है। तो ये जो ईंधन होता है, इसको ये आगे धीरे धीरे जाकर ये जलने लगता है, और इसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता है। तो जितना जितना ये जलने लगता है उतना उतना नीचे बल लगता है, और उसी बल के विपरीत में रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल देखा, जो न्यूटन के गति संबंधित तीसरे नियम पर आधारित था, इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है, और उनकी दिशा परस्पर विरुद्ध होती है। ठीक है, तो न्यूटन का गति संबंधी तीसरे नियम से हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हम लोग किसी चीज पर क्रिया बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हम पर क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी, और उसकी जो दिशा होगी वह विपरीत दिशा होगी। जो हम लोग जिस पर क्रिया बल लगाएंगे, जब वो हम पे प्रतिक्रिया बल लगाएगी तो उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा होगी। दोनों बलों का जो परिणाम होता है वो क्या होगा, समान परिमाण होगा। जो दोनों जो लगने वाले बल हैं, क्रिया और बल, वो क्या होने वाले हैं, समान है। न क्रिया बल ज्यादा होगी और न प्रतिक्रिया बल कम होगी। दोनों बल जो होते हैं वो समान परिणाम में लगते हैं। हम लोग अगर किसी चीज को, हम लोग अगर ऐसे किसी सपोज दीवार को धक्का देते हैं, तो दीवार भी हमको उसी प्रतिक्रिया बल से एक तरीके से धक्का देगी, उतना ही चोट हमको भी लगता है। हम लोग किसी दीवार पे अगर जोर से अपने हाथ से मारते हैं तो दीवार भी हम पर क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम है, जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है, परंतु दोनों की दिशा जो होती है वह विपरीत होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया बल उसी समय प्रयुक्त होने वाले बल। ठीक है, ये न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम है। अब जैसे अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, इसका परिमाण जो है वो समान है, लेकिन परिमाण समान है ये हम लोगों को कंफर्म मालूम है कि परिमाण समान ही है, कि हाँ क्रिया और प्रतिक्रिया के बल के बीच में परिमाण जो है वो समान है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें आप लोगों को चित्र में आप लोगों को स्प्रिंग बैलेंस है। ये आप लोग जो कबाड़ वाले होते हैं, जो रद्दी पेपर वगैरह लेते हैं, उनके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है। स्प्रिंग बैलेंस लेंगे हम लोग, 2 स्प्रिंग बैलेंस लिया है। इसको क्या किया है, इसमें से एक स्प्रिंग बैलेंस को एक स्टैंड से जोड़ दिया है, यहाँ पे से जोड़ दिया है, और इन दोनों का एक एक सिरा आपस में जोड़ दिया है, और एक सिरा हाथ से खींचा जा रहा है। 2 स्प्रिंग बैलेंस लिया है,
उसमें से एक स्प्रिंग बैलेंस का एक सिरा एक स्टैंड से जोड़ा है और दोनों स्प्रिंग बैलेंस के जो हुक है उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है और दूसरे वाले स्प्रिंग बैलेंस का जो दूसरा सिरा है वो अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब जब हम लोग खींचते हैं स्प्रिंग बैलेंस को तो हम लोग कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस में जो विचलन हुआ है वो समान हुआ है। इसमें भी आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है 2 kg तक दोनों में जो विचलन या डेविएशन होता है दोनों में समान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज पर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल लगाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों का वह समान होगा। ठीक है, जैसे एक तरफ से स्टैंड से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हम लोग इसको हाथ से खींच रहे हैं तो एक जगह क्रिया बल लग रहा है एक जगह प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो उसका परिमाण भी देखा कि दोनों का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया बल पर आधारित है उसको समझा। उसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे, अलग अलग प्रकार के उदाहरणों से समझा। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये समझा कि दोनों का परिमाण भी जो होता है वो समान होता है। अब हम लोग आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था जिसका हमारा सेकंड टॉपिक देखेंगे जिसका हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, संवेग की अविनाशिता का नियम। तो संवेग की अविनाशिता का नियम इस टॉपिक का रिवीजन करने से पहले आप लोगों को एक बार मैं संवेग क्या होता है उसका रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी अविनाशिता के नियम का रिवीजन करेंगे। इसको से एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये 1 है ये 2 एक्सपेरिमेंट। 1 एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग 1 एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो छोटा सा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है इसमें क्या किया है, इसमें ये एक पत्थर लिया है जो हल्का है या हल्की कोई वस्तु भी आप ले सकते हैं, हल्का पत्थर लिया है और जो दूसरा पत्थर लिया है वो भारी पत्थर लिया है। ठीक है, एक पत्थर का है और दूसरा पत्थर है वो भारी है, एक का द्रव्यमान कम है एक का द्रव्यमान ज्यादा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हल्का वाला पत्थर है उसको, ये जो कांच की तस्तरी, एक कांच का प्लेट लिया है या तस्तरी आप बोल सकते हैं, कांच की तस्तरी पर हम लोग उसको एक वेग से नीचे, ठीक है, एक कॉमन एक वेग ले लेते हैं, जिस वेग से इसको नीचे की तरफ डालेंगे उसी वेग से दूसरे वाले पत्थर को भी नीचे की तरफ डालेंगे। तो जब पहला वाला पत्थर हम लोग तस्तरी पर नीचे की तरफ डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि तस्तरी पर कोई असर नहीं है, वैसे की वैसी रहती है। अब हम लोग उसी वेग से उसी ऊंचाई से दूसरा वाला पत्थर भी पत्थर है उसको क्या करेंगे, कांच की तस्तरी के ऊपर डालेंगे या फेंकेंगे या रखेंगे जिस हिसाब से जो भी वेग है। अब जब दूसरा वाला भारी पत्थर उस वेग से तस्तरी पर गिरता है तो उससे क्या हो जाता है, तस्तरी टूट जाती है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हल्का पत्थर था तस्तरी नहीं टूटी, उसी वेग से उसी ऊंचाई से हम लोगों ने दूसरा पत्थर जब डाला तब तस्तरी क्या हुई, टूट गई। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों को समझ में आया कि अधिक वेग वाली वस्तु से या अधिक वेग वाले पत्थर से क्या हुई, तो तस्तरी थी वह अधिक द्रव्यमान वाले पत्थर से तस्तरी टूट गई। अब दूसरा वाला ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, सेकंड वाला। हम लोग 2 पत्थर लेंगे। अब क्या किया हमने, दोनों पत्थर का जो द्रव्यमान है वह समान रखा है, दोनों पत्थरों का द्रव्यमान समान रखा है और क्या करेंगे, इसको कम वेग से नीचे फेंकेंगे और इसको अधिक वेग से नीचे फेंकेंगे। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान इस वक्त समान है, इस पर कोई ज्यादा वजन की नहीं है कोई हल्की वजन की नहीं है, दोनों का वजन जो है वो समान है। तो इसको कम वेग से नीचे फेंकेंगे। जब इसको कम वेग से नीचे फेंकते हैं तो हम लोग देखते हैं तस्तरी नहीं हुआ है। इसके विपरीत जब हम लोग अधिक वेग से दूसरा पत्थर जिसका द्रव्यमान समान है उसको फेंकते हैं तब हम लोग देखते हैं तस्तरी टूट जाती है।
अब इसमें ये फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में दोनों का द्रव्यमान अलग था, तो जिसका सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने द्रव्यमान समान रखा लेकिन वेग बदल दिया। में जिसका वेग अधिक था उससे क्या हुई, तस्तरी टूट गई। तो इससे हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि किसी भी वस्तु या पिंड की जो गति होती है वह उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। किसी भी पिंड की गति उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। तो किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। अर्थात किसी भी पिंड की जो गति होती है वह उसके संवेग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके संवेग को समझने की कोशिश की है। तो संवेग को चलो हम लोग एक परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। संवेग को इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये संवेग का सूत्र है, द्रव्यमान गुणे वेग, जिसको लिखा जाता है P = m × v और P = mv। उसके बीच का गुणा आप लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो P = m = v हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने एक तरीके से संवेग का आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, बस इसका रिवीजन एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया। अब हम लोग संवेग की अविनाशिता का नियम पढ़ते हैं कि संवेग की अविनाशी नियम क्या कहता है, वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो माना एक पिंड लेते हैं, एक पिंड है A जिसका द्रव्यमान m1 है और उसका प्रारंभिक वेग u1 है। द्रव्यमान m1 है, प्रारंभिक वेग u1 है पिंड A का। इसी प्रकार एक पिंड B भी लेते हैं, m2 मान लेते हैं और उसका प्रारंभिक वेग u2 मान लेते हैं। ठीक है, दो पिंड हो गए, पिंड A और पिंड B। पिंड A का द्रव्यमान m1 और u1 माना है, द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग, और पिंड B का द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग माना है m2 और u2। तो सूत्र के अनुसार पिंड का जो प्रारंभिक संवेग होगा वो होगा m1 × u1। संवेग का सूत्र भी हम लोगों ने देखा क्या होता है, गुणे वेग। द्रव्यमान क्या है इसका, m1 है, द्रव्यमान m1 है, वेग क्या है, u1 है, तो प्रारंभिक संवेग होगा m1 × u1। और पिंड B का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, पिंड B का द्रव्यमान हमने माना है m2, उसका वेग क्या माना है u2, तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा m2 u2। ये ध्यान रखना, आगे हम लोगों को काम आने वाला। प्रारंभिक संवेग पिंड A का है m1 u1, प्रारंभिक संवेग पिंड B का है m2 u2। जिस समय दोनों पिंडों की परस्पर टक्कर होती है, दो पिंड है जब उनके बीच में टक्कर होती है, तो उस समय जो पिंड B है वह एक F1 बल प्रयुक्त करता है, जिसके कारण पिंड A त्वरित हो जाता है। त्वरित मतलब थोड़ा सा विस्थापन आता है। जैसे दो पत्थर है, दो पत्थर को एक दूसरे से मारोगे तो जरूर एक पत्थर थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा या विस्थापित होगा, अपनी जगह बदलेगा। तो वैसे ही दो पिंड है जब उनके बीच की परस्पर टक्कर होती है, उस समय पिंड A पर पिंड B द्वारा जो बल प्रयुक्त किया गया है उसको हम लोगों ने F1 मान लिया है, और जब वो बल प्रयुक्त होता है उसके कारण उसका वेग बदलकर v1 हो जाता है। पहले उसका प्रारंभिक वेग u1 रहता है, बाद में टक्कर के बाद उसका वेग जो हो जाता है v1 हो जाता है। पिंड A का अब टक्कर के पश्चात संवेग क्या होगा, टक्कर के पश्चात अब उसका जो वेग है v1 बन गया है, पहले u1 था। जब उसकी पिंड B से टक्कर हो गई तो उस पर एक बल पड़ा जिसके कारण उसका वेग परिवर्तित हो गया, तो जो उन्हें v1 मान लिया।
तो इसीलिए टक्कर के पश्चात पिंड ए का जो संवेग होगा वो क्या बन गया है, m1v1। वैसे अब जैसे पिंड ए पर पिंड बी ने बल प्रयुक्त किया है, तो पिंड ए भी क्या करेगा, बी पर प्रयुक्त करेगा, दूसरे पर बल प्रयुक्त करेंगे। ऐसा तो नहीं जब हम लोग दो पत्थर को एक दूसरे से मारेंगे तो सिर्फ एक ही पत्थर को तो चोट नहीं लगेगी या एक ही पत्थर विस्थापित नहीं होगा, दूसरा भी पत्थर विस्थापित होगा। न्यूटन के गति संबंधी नियम के अनुसार पिंड ए भी बी पर समान बल विपरीत दिशा में प्रयुक्त करता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रिया प्रतिक्रिया बल। उस समय परिवर्तन हो जाएगा। अब जब पिंड बी पर भी एक बल लगा है, पिंड बी पर बल लगा है, तो वो भी थोड़ा सा विचलित होगा, वो भी विस्थापित होगा, तो उसका भी वेग बदल। अब उसका जो बदला हुआ वेग है उसको हम लोग माने हैं v2। तो जब पिंड बी का टक्कर के पश्चात संवेग बन जाता है v2, ठीक है। पिंड ए पर बल जो प्रयुक्त हुआ है वो F1 है, पिंड बी पर जो बल प्रयुक्त हुआ है वो F2 है, लेकिन विपरीत दिशा में। न्यूटन का गति संबंधी नियम क्या कहता है, जब भी हम किसी पिंड पर क्रिया बल प्रयुक्त करते हैं, दूसरे पर भी प्रतिक्रिया बल प्रयुक्त होगी, परंतु विपरीत दिशा में। तो F2 बराबर F होगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, इसीलिए इसमें माइनस आएगा। दोनों का परिमाण समान है। हमने ये भी देखा था न्यूटन की गति तीसरे नियम में कि जब भी हम प्रयुक्त करेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया बल का जो परिमाण होगा वो समान होगा, परंतु तो विपरीत दिशा में होने के कारण F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1 आएगा। अब F का जो होता है बल का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F2 के लिए हम लोग ले लेंगे m2a2 और F1 के लिए हम लोग ले लेंगे m1a1, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, विपरीत है इसीलिए माइनस लगाया है। अब a का मान क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, a बराबर है v माइनस u। त्वरण का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा ही है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सूत्र है a2 की जगह पर हम लोग लिख देंगे v2 माइनस u t। उसी प्रकार a1 की जगह हम लोग लिख देंगे v1 माइनस u1 बटे t। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा ही है, a बराबर क्या होता है, v माइनस u बटे t। अब यहाँ पर a2 है तो हम लोग जो भी v और u लेंगे वो 2 में लेंगे, और यहाँ पर a1 है तो हम लोग जो भी v और u लेंगे वो 1 में लेंगे। नीचे से ये t और t कैंसिल हो जाएगा, दोनों हर में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा m2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, v2 माइनस u2 बराबर किसके हैं, m1 माइनस m1, ब्रैकेट के अंदर है v1 माइनस u1। ये हमारे, अब ब्रैकेट के अंदर इनका गुणा करेंगे। अब ये m2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाकर गुणा करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर ले जाकर गुणा करेंगे तो m2 का गुणा v2 में होगा तो हो जाएगा, m2 का गुणा u2 में होगा तो m2 u2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस m1 है, माइनस m1 का v1 में होगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस का जब अंदर के माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और m1 u1 हो जाएगा। ब्रैकेट्स के बीच में जब गुणा करेगा तो हम लोग को मिलेगा m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर माइनस m1 v1 प्लस u1। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो v वाले जो टर्म्स हैं जिसमें जिसमें v है उनको एक साथ कर लेंगे, ये v वाला टर्म है, ये भी v वाला टर्म है, और u वाला जो टर्म्स है उनको एक साथ रख देंगे। ठीक है, v वाले एक साथ कर देंगे और u वाले एक साथ कर देंगे। अभी ये जो v वाला है इसके आगे माइनस है, पक्षांतर करेंगे मतलब उसको एक जगह पे लेके जाएंगे। तो पहले भी आप लोगों ने सीखा है, जब भी हम लोग किसी चीज का पक्षांतर करते हैं वो माइनस है तो क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। वैसे ही ये भी M2U2 यहाँ पर माइनस है, इसका पक्षांतर करके अगर हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो पक्षांतर करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, पक्षांतर करने के बाद M2V ये जो है इधर आने के बाद प्लस हो गया तो N1V1 और ये M1U1 और ये इधर आने के बाद ये यहाँ पर भी प्लस हो गया जो हमारे पास बचा 2U2। अभी ये देखो, ये आप लोगों ने तभी देखा था, ये क्या था, दोनों पिंडों का अंतिम से संवेग था और ये उन दोनों पिंडों का प्रारंभिक संवेग था। तो अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को ये दिख रहा है कि जो अंतिम संवेग है वह बराबर है, बीच में बराबर का निशान है, किसके बराबर है, प्रारंभिक संवेग के परिमाण के बराबर है। इसलिए जब दो पिंडों में टक्कर होती है तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो उनका शुरुआत में संवेग था वही उनका अंत में संवेग है। इसी को संवेग की अविनाशिता का नियम कहते हैं। इसको हम लोग एक परिभाषा के माध्यम से या इस नियम को इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि दो पिंडों की अन्योन क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, ठीक है, अन्योन क्रिया मतलब जब दोनों पिंडों ने ही एक दूसरे पे बल लगाया है और किसी ने कुछ, दोनों परस्पर आपस में जब उनके ऊपर कोई बल लगा है और कोई एक्स्ट्रा बल बाहर से नहीं लगाया गया है तो उनका कुल स्थिर रहता है, बदलता नहीं। जैसा हम लोगों ने देखा कि अंतिम संवेग का परिमाण बराबर था प्रारंभिक संवेग बराबर। यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। यही संवेग की अविनाशिता का नियम है। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक लेक्चर सुना। इस कहीं कहीं आवाज शायद चला गया था वीडियो की वजह से, बट आगे आपको जो भी डाउट्स है वो आप लोग पूछ लीजिए। हेलो आ रही है मिस आपकी आवाज। हेलो हाँ मिस। हेलो हेलो हाँ मिस, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर। हाँ मिस, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो हाँ मिस, आवाज आ रही है आपकी। हेलो 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 जिससे कुछ पूछना है तो प्लीज अपना रेज हैंड करें। मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा। हेलो हेलो मिस। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो 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 मिस। हाँ सर, हाँ अभी आवाज आया। हाँ आवाज आ रही थी आपकी, पूरा क्लियर आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे अभी मुझे लगा वो अभी मुझे आवाज नहीं आती। हाँ वही सर, किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो फिर उनको पूछने के लिए बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मिस से क्लियर करवा ले। किसी के रेज हैंड नहीं है फिलहाल मिस अभी। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट देख के लीव करूं? हाँ मिस। ओके, एक सेकेंड। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो गति का नियम था उसमें से हम लोगों ने आज हमारा दो टॉपिक है उसका रिवीजन किया। एक न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम, दूसरा संवेग की अविनाशिता का नियम। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए थैंक यू। सर लीव करूं?